Hi, a very good evening to all of you. Well, I am Rahul Sharma, Assistant Labour Welfare Commissioner from Central Labour Service. We are into a series wherein we are trying to revise the important concepts and the keywords which are essentially to be produced into the civil service mains examination conducted by Union Public Service Commission. So far, we have been able to discuss several thinkers and the associated keywords and the concepts which will help you fetch more marks. In today's lecture, we'll be discussing a question, and the question is related to the human relation school that we have studied in our previous class. The question was asked in 2017 that what is distinctive about classical and human relation school of administration is their complementarity. Comment. If you carefully analyze this question, it seeks to provide you an answer within the question itself. It is just saying that classical and the neoclassical, or classicals or the human relation school, which is a sub-school of the neoclassical school, they are complementary to each other. Classical and neoclassical schools, they are reinforcing each other in one or the other way. Now, if you do not know anything about this question, आपको पेपर में नील बटे सन्नाटा है, आपको कुछ पता ही नहीं है इसके अंदर क्या लिखना है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमको क्लासिकल और नियोक्लासिकल्स के जनरल पॉइंट्स पता है. अगर नहीं पता है तो इसका मतलब हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा ही नहीं है. अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स पे जाएंगे तो वहां पे मैंने क्लासिकल्स और नियो क्लासिकल स्कूल के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको डिस्कस किया है. तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 3 पार्ट्स हैं हमारे पास. एक इंट्रोडक्शन है, एक कंक्लूजन है, एक बॉडी पार्ट है. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम एक जनरल सी लाइन लिखेंगे कि क्लासिकल एंड ह्यूमन रिलेशन स्कूल आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन एज दे बोथ सीक टू मैक्सिमाइज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. भाई, चाहे क्लासिकल स्कूल हो चाहे नियोक्लासिकल स्कूल हो, दोनों स्कूल्स ने एक ही काम किया है, वो है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाना है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, उतना ज्यादा प्रॉफिट आ सके. So the purpose of classical and neoclassical school is same, that is increasing the efficiency of the organization, increasing the productivity of the organization. भले ही उनकी मेथोडोलॉजीज, भले ही उनके स्ट्रक्चर्स, भले ही उनकी बात कहने का तरीका अलग अलग है, बट दोनों के दोनों एक ही चीज को चाहते हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना. तो इस तरीके से क्लासिकल और नियोक्लासिकल स्कूल, इवन दो विद डिफरेंट सेट ऑफ थ्योरीज, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. अब इंट्रोडक्शन तो हो गया, ये देखो 15-20 वर्ड्स का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन. अब आपको कुछ नहीं करना, बॉडी में जब हम आएंगे तो हम फीचर्स ऑफ क्लासिकल स्कूल बता देंगे. क्लासिकल स्कूल्स में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताएंगे कि भाई क्लासिकल स्कूल जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, डिफरेंशिएशन में विश्वास रखता था, यूनिवर्सैलिटी पे विश्वास रखता था. जैसे टेलर ने मेंटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का कंसेप्ट दिया, फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट दिया, उसने रूल ऑफ थंब को कंप्लीटली बैनिश करने को कहा, साइंटिसिज्म, टेक्निसिज्म को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कोरिलेटिव रिलेशनशिप, इनकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को अटेन किया जा सकता है, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ने और रिफाइंड प्रिंसिपल दिए जो मोर मैनेजरियल इन नेचर थे, हायरार्की, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, फेऑल फंक्शनलिज्म, ऑर्डर, डिसिप्लिन, डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय गलिक एंड अर्विक, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन. These are some of the principles which will help the organization to achieve maximum efficiency, productivity. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात करें मैक्स वेबर की, तो उसने मेरिटोक्रेसी की बात करी कि मेरिट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द पर्सनल. देयर मस्ट बी अ स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस, एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, रिटर्न इम्पर्सनल रूल्स होने चाहिए. तो अगर इन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को आपको घुमा फिरा के पेपर के अंदर लिखना है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, क्लासिकल एंड नियोक्लासिकल स्कूल दे बोथ सीक टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. एज अ रिजल्ट दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, देयरफॉर दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. उसके बाद क्लासिकल स्कूल्स के फीचर बता दिए दैट व्हाइल क्लासिकल स्कूल टू सेवरल फिलॉसफी सच एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट is trying to propagate structures like functional formants, differential piece rate system, hierarchy, authority and responsibility, and values such as discipline, departmentalization, unity of direction, unity of command, which ultimately bolsters organizational efficiency only. At the same time, when we discuss about the human relation school, while classical schools neglected the human aspect of the organization, the emotional aspect of the organization, social aspect of the organization, psychological aspect of the organization, and so many other aspects of the organization, human relation school came forward and filled that vacuum by propagating principles like ventilation therapy. You give an employee a chance to speak and communicate their grievances against the management. Hawthorne studies, which
provided that necessary delinking between the physiological environment and the productivity of the organization, and started linking efficiency with the social and the psychological dynamics of the organization. Banking wire experiment of human relations school or the Elton Mayo study brought a new concept forward, which was informal organization. Informal organization एक ऐसी organization which bolsters the formal organization. Concepts like rate buster, squealer, chisler, जो ultimately इनकी understanding हमें help करता है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए. मैंने एग्जांपल भी दिया था इसका आपको. ट्रेड यूनियंस इन सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर मोर एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, बट दे सीक टू प्रमोट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी थ्रू डायलॉग, नेगोशिएशन, डिबेट, डिस्कशंस. तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन करती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अटेन करती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को विद एफिशिएंसी. कंसेप्ट ऑफ सोशल मैन को लाया गया, विच वॉज बियॉन्ड द नैरो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रैशनल मैन ऑफ क्लासिकल थिंकर्स. तो जो कमी आपकी क्लासिकल स्कूल्स के अंदर रह गई थी कि सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया गया था, उस कमी को पूरा किया आपके नियो क्लासिकल्स ने, यानी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ने. क्योंकि यहां क्वेश्चन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का है, नियो क्लासिकल्स वर्ड को हटा के प्रेफरेबली यूज करेंगे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी. वहां पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आने चाहिए: हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, वेंटिलेशन थेरेपी, बैंकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मैन का कंसेप्ट. उसके बाद कुछ नहीं है, कंक्लूजन. दे बोथ रीइंफोर्स ईच अदर, बट इन दोनों ने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को नेग्लेक्ट किया, वो था एनवायरमेंटल डायनेमिक्स. जो लेटर ऑन हम देखेंगे कि मॉडर्न थ्योरी में कंटिजेंसी थ्योरी ने ये बोला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है अपने एनवायरमेंट से, अदरवाइज वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है पेरिश हो जाएगी, उसको अपनी एंट्रोपी को डिक्रीज करना है. तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट इवन दो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, they still lack the environmental dynamics which play an important role into the organizational efficiency, which was later on completed by contingency theory and which further went on with the postmodern theories, post-structuralist theory and post-functionalist theories as well. So this was basically the answer that you are expected to write into the examination. बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है क्योंकि there will be only 150 words. मैंने आपको चीज़ें इसलिए बताई ताकि आप उस चीज़ को समझ सको. So I hope you enjoyed the discussion. और for today that's it, है ना. A very good night and thank you.